नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं 2026 के नीट यूजी पेपर लीक संकट की। ये सिर्फ एक परीक्षा में हुई गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि इसने भारत के पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जरा सोचिए, एक तरफ हमारी राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली है जिसे हम इतना अभेद्य और सुरक्षित मानते हैं, और दूसरी तरफ एक मामूली सा व्हाट्सएप मैसेज। है ना हैरानी की बात? कैसे एक छोटे से डिजिटल फॉरवर्ड ने रातों रात 22 लाख से ज्यादा छात्रों की सालों की कड़ी मेहनत और उनके सपनों पर अचानक ब्रेक लगा दिया? ये सवाल इस पूरे बवाल के बिल्कुल केंद्र में है। इस विश्लेषण में हम कुछ अहम पहलुओं से गुजरेंगे। सबसे पहले 2026 का नीट यूजी संकट, फिर इस पेपर लीक का पूरा विश्लेषण, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाएं, एनटीए पर उठते गंभीर सवाल, हमारी परीक्षा प्रणाली का पुनर्गठन और आखिर में बात करेंगे भारतीय परीक्षाओं के भविष्य की। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से। 2026 नीट यूजी संकट, एक रुकी हुई प्रणाली। सबसे पहले इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 22.79 लाख। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है दोस्तों। ये उन छात्रों की गिनती है जो परीक्षा रद्द होने से सीधे तौर पर प्रभावित हुए। जरा सोच कर देखिए, इतने सारे परिवारों की उम्मीदें, छात्रों की रातों की नींद, सब कुछ एक झटके में अधर में लटक गया। अब इस पूरी घटना की टाइमलाइन देखिए, जो सच में हैरान करने वाली है। मुख्य परीक्षा होनी थी 3 मई को, है ना? लेकिन जांच में क्या सामने आया? 29 अप्रैल को ही पेपर एक काउंसलर के मोबाइल तक पहुंच चुका था, और 2 मई की रात आते आते तो ये राजस्थान के सीकर में व्हाट्सएप पर ऐसे फॉरवर्ड हो रहा था जैसे कोई मजाक हो। और इसी का नतीजा था कि 12 मई को एनटीए को पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। मतलब परीक्षा से कई दिन पहले ही सुरक्षा की धज्जियां उड़ चुकी थी। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, पेपर लीक का विश्लेषण। आखिर ये सेंधमारी हुई कैसे? इस लीक की जो सबसे डरावनी बात थी वो थी इसकी सटीकता। पूरे 120 प्रश्न, जिनमें से 90 प्रश्न बायोलॉजी के और 30 प्रश्न केमिस्ट्री के थे। और मजे की बात देखिए, ये सारे के सारे प्रश्न उस गेस पेपर से अक्षरशः यानी शब्द दर शब्द मेल खाते थे जो परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर वायरल था। ये कोई तुक्का नहीं था, ये सीधे सीधे असली पेपर का लीक होना था। तो ये हुआ कैसे? दरअसल लीक की शुरुआत परीक्षा केंद्र से नहीं हुई, बल्कि बहुत पीछे एक कमर्शियल प्रिंटिंग प्रेस से हुई। ये था हमारा पहला चरण। वहां से दलालों ने इस पेपर को 30 लाख रुपए जैसी मोटी रकम में बेचा। और फिर तीसरे चरण में सीकर के एक हॉस्टल से ये व्हाट्सएप के जरिए आग की तरफ फैल गया। अब आप ही सोचिए, जब पेपर छपने के दौरान ही लीक हो गया हो तो परीक्षा केंद्रों पर लगे वो अत्याधुनिक एआई और सीसीटीवी कैमरे क्या ही कर लेंगे। सब बेकार साबित हुए। अब इस पूरी अफरा तफरी के बीच एनटीए का क्या कहना था? एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह का ये बयान देखिए। उन्होंने साफ कहा कि उनकी नीति जीरो टॉलरेंस की है। परीक्षा रद्द करने के इस अभूतपूर्व फैसले को उन्होंने ये कहकर सही ठहराया कि सिस्टम की विश्वसनीयता बचाने और इन घोटालेबाजों का पर्दाफाश करने के लिए यह एक बहुत ही कड़ा लेकिन बेहद जरूरी कदम था। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग पर। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं, कैसे शुरू हुआ कानूनी आक्रोश। इस घटना के बाद बवाल मचना तय था। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी FAIMA ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कुछ बहुत ही स्पष्ट मांगें रखीं। उनकी मांग थी कि एनटीए को हटाकर एक अधिक मजबूत निकाय बनाया जाए, दोबारा परीक्षा सीधे न्यायिक निगरानी में हो, पुरानी पेन पेपर वाली व्यवस्था को खत्म करके तुरंत कंप्यूटर आधारित टेस्ट लागू किया जाए, और सीबीआई महज 4 हफ्ते के भीतर अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपे। और इन्हीं सब मांगों के बीच एक नया नाम उभर कर सामने आया, राष्ट्रीय परीक्षा सत्यनिष्ठा आयोग या NEIC। ये एक प्रस्तावित ढांचा है। मेडिकल संगठन लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भविष्य में हमारी परीक्षाओं को सुरक्षित रखने के लिए एनटीए की जगह ऐसे ही एक स्वतंत्र, स्वायत्त और तकनीकी रूप से उन्नत निकाय को कमान सौंपनी चाहिए। हमारा चौथा भाग इसी से जुड़ा है। एनटीए पर उठते सवाल, वो चेतावनियां जिन्हें अनदेखा कर दिया गया। आपको 2024 का पेपर लीक याद है? उसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन समिति ने साफ साफ चेतावनी दी थी और पेपर जनरेट करने के लिए डिजिटल तरीके अपनाने की सिफारिश की थी। लेकिन 2026 में हकीकत क्या थी? एनटीए ने वही पुरानी असुरक्षित कमर्शियल प्रिंटिंग प्रेस वाली व्यवस्था जारी रखी। मतलब चेतावनियां तो थीं, लेकिन उन पर अमल बिल्कुल नहीं हुआ।
इसी बात पर यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट या यूडीएफ का ये बयान एकदम सटीक बैठता है। उनका साफ कहना है कि जब देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाएं आउटसोर्सिंग पर निर्भर हों तो पेपर लीक को कैसे रोका जा सकता है। और ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। इतनी संवेदनशील राष्ट्रीय परीक्षाओं को हम प्राइवेट एजेंसियों और कमर्शियल प्रेसों के भरोसे आखिर कैसे छोड़ सकते हैं? अब बात करते हैं समाधान की। भाग 5, परीक्षा प्रणाली का पुनर्गठन, व्यापक बदलाव। यहाँ जो बदलाव प्रस्तावित है वो सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। फिलहाल जो पेन एंड पेपर प्रणाली है, जिसमें पेपर कमर्शियल प्रेस में छपते हैं और ट्रकों में भरकर देश भर में भेजे जाते हैं, ये तरीका बहुत ही असुरक्षित है। इसके बजाय अब कंप्यूटर आधारित टेस्ट और सुरक्षित केंद्रों पर उसी दिन जनरेट होने वाले डिजी एग्जाम का प्रस्ताव है। ये पूरी तरह से एक आधुनिक और सुरक्षित डिजिटल ढांचा है, जहां बीच में किसी दलाल के घुसने की गुंजाइश। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इन संरचनात्मक सुधारों का ऐलान किया है और ये काफी बड़े कदम हैं। अब एनटीए का काम सिर्फ प्रवेश परीक्षाओं तक सीमित रहेगा। परीक्षाओं में कंप्यूटर अनुकूल तकनीक का इस्तेमाल होगा और सबसे बड़ी बात, परीक्षाओं को जुलाई की बजाय जनवरी या फरवरी में शिफ्ट किया जाएगा ताकि पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। इन सब की निगरानी का जिम्मा डॉक्टर राधाकृष्णन के नेतृत्व वाली एक संचालन समिति को दिया गया है। लक्ष्य बस एक है, जीरो एरर या बिल्कुल त्रुटिहीन टेस्टिंग। और हाँ, इस पूरी उथल-पुथल में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को नहीं भुलाया गया है। इसीलिए शिकायत निवारण सेल यानी जीआरआरसी का प्रस्ताव रखा गया है। हम सभी जानते हैं कि इन बड़ी परीक्षाओं की वजह से छात्रों पर कितना भयानक दबाव होता है। ये सेल विशेष रूप से उसी भावनात्मक और मानसिक दबाव को दूर करने और छात्रों की चिंताओं को सुलझाने के लिए बनाया जा रहा है। अब हम आते हैं अपने आखिरी भाग पर, भाग 6, भारतीय परीक्षाओं का भविष्य, डिजिटल की ओर कदम। विशेषज्ञों का अब बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि कागज वाले प्रश्न पत्रों का जमाना अब जाना चाहिए। जरा सोचिए, जीमैट और कैट जैसी ग्लोबल परीक्षाओं के पेपर कभी लीक क्यों नहीं होते? क्योंकि वे पूरी तरह से डिजिटल हैं। जब तक कागज पर छपे पेपर ट्रकों में इधर से उधर घूमेंगे, वे मूल रूप से असुरक्षित ही रहेंगे। इस सिस्टम में सेंधमारी को रोकना लगभग नामुमकिन है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जो सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या डिजिटल पुनर्गठन और ये जीरो एरर तकनीक अंततः उस शातिर और संगठित पेपर लीक माफिया को पछाड़ पाएगी? क्या ये नई व्यवस्था भारत के लाखों छात्रों के भविष्य और उनके सपनों को सचमुच सुरक्षित कर सकेगी? ये एक ऐसी रेस है जो अभी चल ही रही है, और इसका जो भी नतीजा होगा वही भारत की परीक्षा प्रणाली का असली भविष्य तय करेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।